बेटी हूँ मैं बेटी हूँ, बोझ नहीं मैं बोझ नहीं। बेटा बन दिखलाऊंगी, आगे बढ़ती जाऊंगी। नहीं डरूंगी नहीं सहूंगी, नहीं पीछे पाँव हटाऊंगी। मैं आगे बढ़ती जाऊंगी। तारा बन के चमकूंगी, तितली बन के टहलूंगी। आंधी तूफान से टकराऊंगी, चट्टानों को बतलाऊंगी। मैं आगे बढ़ती जाऊंगी। बेटी हूँ मैं बेटी हूँ। गुजरात जैसा डेवलप कोई और प्रदेश नहीं है हिंदुस्तान में। बहुत सारी तारीफें आती हैं कि कितनी तरक्की की है गुजरात ने। अखबारों में इश्तिहार भी आते हैं और स्टोरीज भी आती हैं। मतलब ये कि इश्तिहार जो पैसे से लिए जाते हैं और जो जिनको आप जर्नलिस्ट कहते हैं वो जो स्टोरीज करते हैं। तो दिल्ली में रहने वाले और हिंदुस्तान के बाहर रहने वाले बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि गुजरात जब जाएंगे तो उनको कोई ऐसा स्वर्ग जैसी जगह दिखाई देगी। मैं गुजरात लगातार आती हूँ, पिछले 10 साल से आ रही हूँ। आज जो कुछ यहाँ पे सुनाई दिया या पहले भी मुझे जो अलग अलग इलाकों में जाके दिखाई देता है, दिल्ली से आने के बाद ऐसा लगता है कि आप शायद किसी गांव में आ गए। क्योंकि दिल्ली में डेवलपमेंट का बिल्कुल अलग एक उसको तोड़ने का एक बिल्कुल अलग तरीका है। मैंने कभी दिल्ली के मुख्यमंत्री को ये कहते हुए नहीं सुना कि हमने बहुत तरक्की कर ली है या हमने बहुत डेवलपमेंट कर लिया है या दिल्ली बहुत वाइब्रेंट हो गया है। लेकिन गुजरात में लगातार ये चीज़ें हमको सुनाई देती हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इतनी सारी महिलाएं जो शायद पहली बार किसी सम्मेलन में भाग ले रही हैं और आज से पहले किसी मीटिंग, किसी सम्मेलन या घर से बाहर इन मुद्दों पे इकट्ठा निकल के नहीं आई। ये तकरीबन 1.5 महीना पुरानी बात है जब मनीषा से बात हुई थी कि ऐसे इलाके जिसमें हमारा बिल्कुल काम नहीं है, वहाँ जाके देखने की ज़रूरत है कि महिलाओं की क्या समस्याएं हैं, महिलाओं के क्या प्रश्न हैं। और पिछले 1.5 महीने के छोटे से वक्फे में इतना ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाना और उनको जमा कर पाना और आप लोगों का यहाँ पे आके इन मुद्दों को सामने रखना, मेरा मानना है कि इस बात की गवाही देता है कि एक तो ये कि मनीषा में कला है लोगों को जोड़ने की और लोगों के दिलों तक पहुंचने की, और दूसरा ये भी कि इतने लोग परेशान हैं या इतनी परेशानियां हैं कि एक ऐसी महिला जो 1.5 महीना पहले ही आपसे मिली, उसके कहने पे आप इस सम्मेलन में आ गए। मैं दोस्तों उस जमाने से मेरा वास्ता है। मेरी उम्र अब 54-55 साल की है। बाल जरूर सफ़ेद हो गए तो लोग और ज़्यादा उम्र का समझते हैं, लेकिन मुझे याद है बचपन में जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, जब मैं पल पढ़ रही थी बचपन में, तो मुझे बचपन से कहानियाँ जो मैंने घर में सुनी वो कहानियाँ थी हमारी देश की आज़ादी की, कि देश की आज़ादी किस तरह हासिल हुई, किस तरह भगत सिंह ने अपनी जान दी, किस तरह हजारों लोगों ने अंग्रेज से लड़ते हुए कुर्बानियाँ दी। वो इसलिए भी सुनती थी क्योंकि मेरे अपने जो पिताजी थे, अपने जो वालिद थे, वो एक स्टूडेंट नेता थे, वो एक विद्यार्थियों के नेता थे और उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ते हुए 4 साल जेल काटी थी। 4 साल उनको जेल में रहना पड़ा था, जिसमें से तकरीबन 6 महीने उनको एक काल कोठरी में रखा गया था। तो बचपन से हमने वो कहानियाँ सुनी, बचपन से हमने ये सुना कि किस तरह का एक सपना देखा था इस भारत को बनाने का। हमने अपना जो संविधान है, जो जिसको आप बंधारण कहते हैं, उसमें किस तरह का हमने कल्पना की थी कि ये देश होगा, जिसके अंदर हमने लिखा था कि हिंदुस्तान का, भारतवर्ष का हर नागरिक, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई भी भाषा बोलता हो, वो औरत हो या मर्द हो, उस सबको हम इस देश में बराबरी का अधिकार देंगे। अभी महेश भाई बात कर रहे थे कि अडानी और टाटा और बिरला, उन सब के नाम मुझे सुनाई दे रहे थे। हमने बंधारण में ये नहीं लिखा था कि उनको कुछ खास एक जगह दी जाएगी जो यहाँ के करोड़पति या अरबपति हैं, या जो यहाँ के कॉरपोरेट्स हाउसेस हैं उनको हम कुछ बहुत बड़ी जगह देंगे और जो मिडिल क्लास या गरीब आदमी है उसको हम दूसरे दर्जे का नागरिक बनाएंगे।
लेकिन गुजरात में ये इतना ज़्यादा दिखाई देता है। मैं पहली बार गुजरात 2002 में आई थी। आप में से मुझे नहीं मालूम कितने लोग 2002 की सच्चाई को जानते हैं। मुझे बहुत सारे मेरे मित्र जो गुजराती हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, जो बुद्धिजीवी हैं गुजरात के, वो मुझे ये बताते हैं कि गुजरात की महिलाओं से, गुजराती महिलाओं से या गुजराती लोगों से 2002 की बात मत करना, 2002 का जिक्र मत करना, क्योंकि अगर 2002 का जिक्र किया तो लोग आपके साथ आएंगे। मेरा मानना यह है कि जिस तरह से गुजरात में पहले धर्म के नाम पे लोगों को अलग किया गया और फिर हिंसा का इस्तेमाल करके आपको इस तरह डराया गया, जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनको डराया गया ये कह के कि अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो मुसलमान तुम्हें मार देंगे, और मुसलमानों को ये कह के डराया गया कि अगर तुमने आवाज उठाई तो हम तुम्हारे साथ ये कर देंगे, हम तुम्हारे ऊपर हमला कर देंगे, हिंदू आके तुम्हें मारेंगे। ये लगातार आपस में नफरत फैलाने की राजनीति यहाँ पे अपनाई है। मैंने 2002 में जब मैं पहली बार गुजरात आई, मैंने 35 गांव में जाके सिर्फ एक काम किया था। जिन औरतों के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था उनकी कहानियां मैंने लिखी थी। उनके हाथ पकड़ के उनसे ये पूछा था कि तुम्हारा दुख क्या है, मुझसे बांट लो। मैं उससे ज्यादा शायद कुछ नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हारा दुख बांटते आई। यहाँ पे बात हो रही थी हिंसा की, आप लोग बात कर रहे थे कि औरतों के खिलाफ बहुत हिंसा बढ़ गई। मेरा सवाल ये है कि जिस समाज में अगर आप एक बार नफरत के बीज बोए, जिस समाज में आप ऐसे पुरुषों को छोड़ दें खुला जिन्होंने औरतों के साथ बलात्कार किया हो, जिन्होंने औरतों के स्तन काट के फेंके हो, जिन्होंने औरतों के जिस्म के अंदर लकड़ी और लोहे की सलाखें अंदर डाली हो, वो क्या वापस आके आपके अपने समाज में हिंसा नहीं करेंगे? ऐसा क्या कभी हो सकता है? हमने 2002 में सोचा कि हमारे साथ तो नहीं हुआ तो हम क्यों बोले, मुसलमान औरतों के साथ हो रहा है होने दो। या तो हमें पता ही नहीं चला कि हुआ क्या। औरतों के झुंड को कहीं 35, कहीं 38, कहीं 40 औरतों को घरों से निकाल के उनके बदन से एक एक कपड़ा उतार के उसके बाद उनको 2-2, 3-3 किलोमीटर तक दौड़ाया है। उनके पीछे एक पूरा हुजूम दौड़ता था, 400-500 लोगों का, हाथ में त्रिशूल लेके, और जब वो थक के गिर जाती थी उनके साथ सामूहिक बलात्कार होता था। उसके बाद उनके स्तन काटे जाते थे, उनके जिस्म के अंदर लकड़ी की और लोहे की सलाखें डाली जाती थी और पेट्रोल डाल के आग जला दी जाती। ऐसे कम से कम 400 औरतों के साथ आपके अपने गुजरात के अंदर हुआ है, और आप तक वो खबरें इसलिए नहीं पहुंची क्योंकि गुजराती मीडिया तो उसके बारे में लिखता नहीं, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का मीडिया या नेशनल मीडिया जो CNN, IBN है या NDTV है, वो गुजरात के लोग देखते नहीं, तो पता कैसे चलता? आपके जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने तो सिर्फ ये कहा कि जो गुजरात के बाहर से आते हैं वो गुजरात को बदनाम कर रहे हैं। अगर आप तक ये खबर पहुंच जाती कि आपकी जैसी ही एक और महिला के साथ ऐसा हुआ है, तो क्या आप खड़े होकर उसका साथ नहीं देते? मैं इस बात को मानने को तैयार ही नहीं हूं कि एक आम गुजराती ऐसी हरकतें कर सकता था जो औरतों के साथ हुई। ये सारे वो लोग थे जिनको ट्रेनिंग दी गई थी कि वो इस तरह की हिंसा करें औरतों के साथ। और जब हमने गुजरात में ऐसी हिंसा एक कौम की औरतों के साथ होने दी, या दलितों की औरतों के साथ हम ये हिंसा होने देते हैं, तो याद रखिए कि हिंसा करने वाले आपके ही समाज का हिस्सा होते हैं। फिर जाके वो घर के अंदर अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को, अपनी माँ को मारते हैं। घरेलू हिंसा 2002 से और आज तक गुजरात में इतनी बढ़ी है जो किसी और प्रदेश में नहीं बढ़ी। हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं कि एकजुट होके हम अपनी बात एक मंच से रख रहे हैं कि ये परेशानी हमारी है। अब जरूरी ये है कि हम सिर्फ यहाँ जो औरतें बैठी हैं वो नहीं, बल्कि जो बाकी औरतें हैं
जो 10 साल बाद भी अपने गांव नहीं लौट पाए। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग ये जानते हैं, जिनके घर लूटे, जिनका सब कुछ बर्बाद हो गया, जिनके पास कुछ भी नहीं बचा 2002 के दंगे में, और आज भी वो अपने घर वापस नहीं लौट पाए। जब आप अपनी लड़ाई उनके साथ मिलके लड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर लड़ने की कितनी ताकत बढ़ गई। ये जो लोग हैं जो सत्ता में बैठे हैं, जो नफरत की राजनीति करते हैं, वो यही चाहते हैं कि औरतें आपस में लड़ती रहें और ये नहीं पूछें कि मुझे सुरक्षा क्यों नहीं, ये नहीं पूछें कि आपने सारी की सारी जो शिक्षा की प्रणाली है उसको सब अमीर उनके हाथ में क्यों दे दिया, प्राइवेट हाथों में क्यों दे दिया। आप ये नहीं पूछें कि आप घर से और अपने स्कूल तक जाने में सुरक्षित क्यों नहीं महसूस करें, क्या आपके पास पानी क्यों नहीं है, बिजली क्यों नहीं। ये प्रश्न आप ना पूछें, इसलिए आपको बताया जाता है कि हिंदू औरत और मुसलमान औरत अलग अलग है। यहाँ बहुत सारे लोगों ने कहा कि सरकार को बदलने की जरूरत है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत सारी परेशानियां हैं, इस सरकार की वजह से भी है, उनकी कोई गिनती कम नहीं है, लेकिन सरकार बदलने से सारी परेशानियां हल हो जाएंगी, ये भी सोचना गलत है। सिर्फ फर्क एक बहुत बड़ा है कि सरकार अगर आप बदलेंगे तो उनके सामने आपके पास लड़ने के लिए जगह होगी। आप उनका जाके उनके ऑफिस में कॉलर पकड़ पाएंगे और पूछ पाएंगे कि क्यों ये हमारे इलाके में नहीं हो रहा। लेकिन ये जिसके बारे में मनीष भाई कह रहे थे, ये जो 10 कमांडो के साथ निकलता है, उस तक तो आप पहुंच भी नहीं सकते। उससे तो आप ये जाके पूछ भी नहीं सकते कि हमारे ये शहर में या हमारे इलाके में पानी क्यों नहीं है, बिजली क्यों नहीं है। તમે ખોખરામાં પહોંચી જાઓ તો ખોખરાની ગલીમાં જશો તો ત્યાં આગળ કહેવામાં આવશે કે અમારે તો ગટર લાઈન જ નથી, કે અમારે ત્યાં તો સંડાસ જવાની જગ્યા નથી, કે અમારું પેટ બગડી ગયું હોય તો અમારે તો શું કરવું, 2 રૂપિયા હોય તો જ શૌચાલયમાં જવાય। તો પેટ બગડ્યું હોય તો બેનને દિવસના કેટલા રૂપિયા ખર્ચવા પડે। વસ્તુ બહુ નાની છે બેન, બહુ મોટી વાત થઈ રહી છે, ગુજરાત બહુ જ વિકાસની તરફ જઈ રહ્યું છે, પણ પેલી ખોખરાની બેન એમ કહેતી કે શૌચાલય જવા માટે મારી પાસે જગ્યા જ નથી, કા પેટ દબાવવું પડે, એમાંથી ઘણા બધા રોગો ઊભા કરવા પડે। આવી જો પરિસ્થિતિ હોય તો આપણે શું કહીશું આ વસ્તુને, એ તમારે ને મારે વિચારવાનું છે। તેવી જ રીતે ઘણી જગ્યાએ એવું મેં જોવામાં આવ્યું છે કે પાણીનો પ્રશ્ન મોટામાં મોટો છે। 2 દિવસે એકવાર પાણી આવતું હોય તો પછી એ બહેનો લાઈનમાં ઊભી હોય, બીજા ઘરના બધા કામ છોડી દેવાના અને પાણીની લાઈનમાં ઊભું રહેવાનું। અહીંયા કેટલી બહેનો એવી આવી છે કે જે બીજી એમના રેશનિંગ કાર્ડ માટેની વલખા મારતી હોય છે, અને બધી જ રીતે તમે જોવા જશો તો બહેનોને જ અથડાવવું પડે છે। પ્રશ્ન પુરુષોનો પણ છે, પણ શરૂઆત દિવસની જે છે એ બહેનોથી શરૂ થતી હોય, અને બહેનોને જો હેરાન કરવામાં આવે તો ઘરની પરિસ્થિતિ ને ઘરનું વાતાવરણ કેવું હોય। એટલે આ પરિસ્થિતિ જો હોય તો સુરક્ષાનો પ્રશ્ન આવીને ઊભો રહે છે। આપણે કેટલીક કોલેજની છોકરીઓ છે, જે છોકરીઓ એવું કહે છે કે કોલેજમાં બેસીએ ત્યાં સુધી અમે સુરક્ષિત, પોતાની વાત રજૂ કરશે, કોલેજની બહાર જેવી નીકળે છે પછી એ બહેનો અસુરક્ષિત બની જાય છે અને વારંવાર એમ લાગે છે કે મારા પીછો કોઈ કરે છે। એમણે કેટલી વાર કારજ પોલીસ સ્ટેશનમાં જઈને ફરિયાદ કરાઈ છે કે અમારી સુરક્ષા માટે વિચારો, પણ હજુ સુધી એના માટે કોઈ પગલાં લેવાયા નથી।